हाँ जी। तो कल हमने पढ़ा था ये चैप्टर 2 सेपरेटिंग टेक्निक्स। और छोटा सा रिकैप दे देती हूँ मैं आपको। हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। सॉल्युबल क्या होता है, इनसॉल्युबल क्या होता है, फिजिकल मिक्सचर्स क्या होते हैं, केमिकल मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट्स, स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये सब मैंने आपको कल पढ़ाया है। ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या ज्यादा होता है और क्या कम होता है। सॉल्यूट कम सॉल्यूट एग्जैक्टली, सॉल्यूट कम होता है कंपेयर टू द सॉल्वेंट। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है कंपेयर टू द सॉल्वेंट। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन है जब सॉल्यूट ज्यादा के पास हाँ, सोल्यूट इतना ज्यादा हो जाता है कि जो अगर सोल्यूट सॉल्युबल है भी सॉल्वेंट में, तो भी हम इतनी ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में डाल देते हैं कि अब वो डिसॉल्व नहीं होगा फर्दर। सही है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था प्योरिटी। प्योरिटी चेक करने के लिए हम क्या दो चीजें चेक कर सकते हैं? बॉइलिंग बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। अगर इम्प्योरिटी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा और एक रेंज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है हमारे सेपरेटिंग टेक्निक्स जो फिजिकल मिक्सचर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकती है। तो सबसे पहली टेक्निक हमने पढ़ी थी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हम सिंपल सा जो है सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, वो हम सेपरेट कर सकते हैं। जो आपके फनल पे हम फिल्टर पेपर रखते हैं, वहां पे जो सॉलिड बच जाता है उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। और जो उससे पास थ्रू करके नीचे कॉनिकल फ्लास्क में चला जाता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ी थी। और क्रिस्टलाइजेशन की बेसिस क्या थी? कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अच्छा, इसके बाद एवापोरेशन पढ़ा था। दोनों तकरीबन सेम होते हैं थोड़े डिफरेंस के साथ। इसमें आपको क्रिस्टल्स फॉर्म होके मिल जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन में, और एवापोरेशन में जो है क्रिस्टल्स नेसेसरीली नहीं मिलते हैं। जो चीज आपने डाली होती है वही चीज आपको मिलेगी। और पर दोनों में एक मसला आता है, और वो ये मसला होता है कि देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन तो है, इसमें हमें सॉल्यूट तो मिल रहा है, पर सॉल्वेंट लॉस्ट हो जाता है। सॉल्वेंट बचता ही नहीं है हमारे पास, वो एवेपोरेट हो जाता है क्योंकि, तो सॉल्वेंट जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक नई टेक्निक आई थी, उसका नाम था सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि वही प्रोसेस है, एवापोरेशन वाला वही प्रोसेस। इन्होंने जो बेसिक चीज है कि आप हीट करोगे तो सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाएगा और पीछे आपके पास सोल्यूट बच जाएगा, वही चीज अप्लाई भी है। विद द एक्सेप्शन के जो अब सॉल्वेंट यहाँ पे हम उसको एस्केप करने देते थे, सिंपल डिस्टिलेशन में इट्स अ क्लोज्ड एपरेटस। यहाँ पे हम उसको जो है कॉर्क लगा देते हैं या बंग लगा देते हैं, बंग बंच कुछ बोला जाता है उसको, ठीक है, वो लगा देते हैं। और सेकेंडली जो है उसको कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है इस वेपर को निकलने का। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसको कंडेंसर से कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे कि टर्म स्टेट करता है कंडेंसर, कंडेंसर का क्या मतलब होता है, जो वाटर को या कोई भी चीज वेपर में है, गैसियस स्टेट में, उसको कूल डाउन करें और उसको वापस लिक्विड वाले स्टेट में ले आए। यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे वाटर एवापोरेट होगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर यहाँ पे होता है, तो जो गर्म पानी वेपर आता है, स्टीम आती है, वो कंडेंस हो जाती है लिक्विड में, और फिर वो इस तरीके से यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। अब जो ये वाटर आएगा ये हमारा प्योर वाटर होगा। सारा हमारा जो भी जितना भी हम कंटिन्यूअसली हीटिंग करते जाएंगे, तो सारा वाटर जो है वो एवेपोरेट होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, एवेपोरेट होके कंडेंस होगा, कंडेंस होके यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, और वही एंड में जो है हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बच जाएगी। सही है। जी सही है। इसके बाद आते हैं हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, दोनों के एपरेटर्स में ज्यादा फर्क नहीं है विद द एक्सेप्शन ऑफ ये चीज, ये यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन में नहीं है।
उसके अलावा वही चीज है कि राउंड बॉटम फ्लास्क आता है आपका, कंडेंसर है, जो है यहाँ से लिक्विड जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। देखो सिंपल डिस्टिलेशन में सॉलिड और लिक्विड जो आपस में रिजॉल्व हो गए थे उसका मिक्सचर था, बेसिकली एक सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड्स मिसेबल लिक्विड्स होते हैं, मिसेबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे में डिजॉल्व हो सकते हैं, मिक्स टुगेदर हो सकते हैं। ऑयल और वाटर जो है वो इमिसेबल लिक्विड्स हैं, क्योंकि अगर आप ऑयल और वाटर को रखोगी साथ और थोड़ी देर उसको मिक्स भी कर लोगे और थोड़ी देर छोड़ दोगी वैसे ही, तो जो है वो ऑटोमेटिक जो है सेपरेट हो जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि जो ऑयल है वो फ्लोट करेगा, ऑयल फ्लोट करेगा तो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे लिक्विड्स को तो इमिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है, पर जो आपस में मिक्स टुगेदर हो जाते हैं उनको हम मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर हो गया, इसमें आप जितनी भी देर छोड़ दोगी जो है वो सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटीज में इतना फर्क नहीं होता कि एक फ्लोट करे और एक सिंक कर जाए, वो मिक्स टुगेदर ही रहेंगे। अब ऐसे लिक्विड्स को, ऐसे टेक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक डेवलप हुई है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। यहाँ पे जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर डाला हुआ और हमने हीटिंग शुरू कर दी। अब देखो वही चीज होगी, वही चीज से पहले दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आप इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा कंपेयर टू वाटर। हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, कोई भी दो सब्सटेंसेस का, प्योर सब्सटेंसेस का आपको सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इथेनॉल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। सेकेंडली, पहली चीज कौन सी बॉयल होगी, इथेनॉल बॉयल होगा पहले या वाटर बॉयल होगा? इथेनॉल, इथेनॉल बॉयल होगा, क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्या? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। एग्जैक्टली इसका बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 78 और इसका वाटर का इज अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहली चीज जो हमारी बॉयल होके आएगी वो इथेनॉल आएगी। ठीक है, अब इथेनॉल बॉयल होना शुरू हो गया। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कुछ भी नहीं है, सिंपल से यहाँ पे ग्लास बीड्स लगे हुए हैं, ग्लास बीड्स। अब क्या होता है, और कोई टाइटली पैक्ड होते, टाइटली पैक्ड है, पर जगह होती है कि वेपर निकल जाए इससे, उसको रोकता नहीं है, वेपर को स्टॉप नहीं करेगा, इट अलाउस टू पास थ्रू इट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वेपर आएगा और ये, क्योंकि बीड्स का टेम्परेचर भी ऑब्वियसली बात है, जब आप कंटिन्यूसली हीट करोगे तो बीड्स का टेम्परेचर भी 78 हो जाएगा। यहाँ पे आपका थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में भी 78 डिग्री शो होगा। ठीक है, और फिर जो है ये यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से कंडेंस होके वहां पे बीकर में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मसला ये आता है कि बॉइलिंग के साथ साथ हमने एवेपोरेशन का कंसेप्ट भी पढ़ा है। एवेपोरेशन में क्या होता है? क्या? एवेपोरेशन में बॉइलिंग होती है, और बॉइलिंग नहीं होती है, एवेपोरेशन में भी स्टेट चेंज होता है, बट वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो जब टेम्परेचर इज अराउंड 78 डिग्रीज, तकरीबन तकरीबन 80 डिग्रीज हो जाता है, विच इज वेरी नियर टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो तब जो है रेट ऑफ एवेपोरेशन आपकी बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा, अब ये मसला आता है कि वाटर के कुछ पार्टिकल्स भी एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, और अगर वाटर शुरू हो गया एवेपोरेट होना तो वही वाटर यहाँ जाएगा और दोनों चीजें कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, इथेनॉल भी और वाटर भी। तो हमारा फायदा ही नहीं है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने का। पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, क्योंकि आपके बीच का टेम्परेचर भी 78 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। अब जब के पार्टिकल्स यहाँ पे एवेपोरेट होके आते हैं उनका टेम्परेचर 78 डिग्री नहीं होता, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। पार्टिकल्स जो एवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे अकर हो सकती है, बट उस टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जो एवेपोरेट होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है जितनी 100 डिग्री सेल्सियस पे होनी चाहिए। कुछ पार्टिकल्स एवेपोरेट होते हैं ना, तो उनमें इतनी एनर्जी होती है जितनी बॉइलिंग में जब पार्टिकल्स बॉयल हो रहे होते हैं तब उतनी एनर्जी होती है। तो पार्टिकल्स जो एवेपोरेट हो क्या आ रहे होते हैं उनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री ही होता है, 100 डिग्री ही होता है, क्योंकि वो एवेपोरेट बॉयल जो है वो 100 डिग्री पे ही होते हैं।
पर होता क्या है, क्योंकि हमारे बीट्स का टेम्परेचर 78 डिग्री है, अब 100 डिग्री तो 78 डिग्री से कम है ना, तो जब ये वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टच करते हैं इन ग्लास बीड्स को, और इन ग्लास बीड्स का टेम्परेचर कम होता है, तो ये कंडेंस हो जाते हैं और ये वापस नीचे आ जाता है। आई बात समझ? जी। तो बेसिकली इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होके यहाँ पे जा रहे होते हैं, और हमारा थर्मोमीटर जो है वो 78 डिग्री शो कर रहा होता है। बट इसके साथ साथ क्या होता है कि वाटर के कुछ पार्टिकल्स भी एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 100 डिग्री तो नहीं पहुंचा, बॉयल नहीं होंगे इस पॉइंट पे, बट एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो एवापोरेट होके यहाँ पे पहुंचते हैं, तो उनका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है कि 100 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर आ जाए उनके पास। बट होता मसला ये है कि जो बीड्स है उनका टेम्परेचर 78 डिग्री होता है, जो कि 100 डिग्री से कम है। तो अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स आए हुए होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, और वो कंडेंस होके वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से होता रहता है ये पूरा प्रोसेस, जब जब तक आपका इथेनॉल जो है वो यहाँ जो है एवापोरेट होके, बॉयल होके, फिर वापस कंडेंस होके कलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका टेम्परेचर भी नहीं चेंज होगा, थर्मोमीटर पे 78 डिग्री सेल्सियस ही नजर आएगा आपको। उसके बाद जब सारा इथेनॉल आपका कलेक्ट हो गया यहाँ पे, फिर क्या होता है, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इथेनॉल कलेक्ट हो गया है सारा या अभी भी बाकी है? तो जब कोई और चीज को लंच हो जाएंगे। नहीं, आपका जो है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो अभी 78 था वो जाके डायरेक्ट 100 हो जाएगा। अब आपको समझ आ जाएगी कि सारा इथेनॉल जो है वो कलेक्ट हो गया, और आप ये वाला बीकर हटा के इसकी जगह दूसरा बीकर रख दोगी, और फिर जो है उसको बॉयल होने दोगी तो वाटर बचेगा। देखो, दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली टू सॉल्वेंट्स, जितने भी सॉल्वेंट्स मिक्स टुगेदर हो, जितना भी जो है आपके लिक्विड्स मिक्स टुगेदर हो, बारी बारी उन सब का अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है उन सब का, तो फिर जो है वो बारी बारी एवेपोरेट होके यहाँ पे कलेक्ट होते जाएंगे, और आप जो है वो बीकर रिप्लेस करती जाओगी। ठीक है, जी। और जो है इसकी बेसिस क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेसिस क्या है? बेसिस यानी किस वजह से ये प्रोसेस पॉसिबल होता है? बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं लिक्विड्स के, तब जाके ये हमारा प्रोसेस जो है ये पॉसिबल होता है। ठीक है, और अच्छा अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपसे मांग सकते हैं। तो देखो, मुझे गैसेस और लिक्विड्स में से कोई भी इस तरीके के मिक्सचर्स सोच के बताओ जिसमें बहुत तरीके के जो है एलिमेंट्स या बहुत तरीके की जो चीजें, सब्सटेंसेस वो मिक्स टुगेदर और फिजिकली, केमिकली नहीं फिजिकली। और लिक्विड और गैस। लिक्विड या गैस, गैस का कोई ऐसा मिक्सचर या लिक्विड का कोई ऐसा मिक्सचर। देखो, एयर है, एयर भी हमारा एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, उसमें आपका हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, फिर हीलियम, आर्गन, जो नोबल गैसेस हैं वो सारी भी मिक्स टुगेदर हुई हुई है ना? तो अब अगर मैं उसको कंडेंस करती हूँ, इस एयर को, गैसियस एयर को अगर मैं उसको कंडेंस करती हूँ, तो वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड एयर बन जाएगी। और लिक्विड एयर में अलग अलग तरह की वो हैं जो गैसेस हैं हमारी, वो प्रेजेंट होंगी। अब मैं उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगी तो बारी बारी जो है वो मेरे पास अलग अलग गैसेस कलेक्ट होके आती जाएंगी। देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता, तो यहाँ पे भी हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। आई समझ? जी। और ये एक्चुअल में होती है, जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स में होते हैं या जो गैसेस को सेपरेट किया जाता है, वो इसी तरीके से सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जी। ठीक है, और पेट्रोल, पेट्रोल भी है,
पेट्रोल में क्रूड ऑयल जो आता है, एग्जैक्टली क्रूड ऑयल में अलग अलग तरह की जो सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर होते हैं, लिक्विड्स मिक्स टुगेदर होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। तो जब उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, मैं उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लूंगी, तब भी मेरे पास जो है ये जो अलग अलग तरह के लिक्विड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर हमारी आती है लास्ट टाइप ऑफ सेपरेटिंग टेक्निक, और वो है क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है सेपरेट करने के लिए यूज होता है। यूजुअली आगे जाके आप देखोगी कि जो है अमाइनो एसिड्स के मिक्सचर जो है उनको सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। या अगर कोई इंक्स हैं, जो बेसिक एग्जांपल ली जाती है वो इंक की ली जाती है। देखो जो ब्लैक इंक होती है उसमें सिर्फ ब्लैक कलर नहीं होता, वो ब्लैक कलर 2-3 कलर्स को मिक्स करके बना हुआ होता है। जो आपकी जैसे पर्पल, ब्लू, 3-4 कलर्स होते हैं, रेड, इन सबको जब मिक्स करते हैं तो वो ब्लैक इंक जाके जो पूरी जेट ब्लैक इंक होती है ना, यूज की जाती है फाउंटेन पेन्स में, या जो प्रिंटर की इंक होती है। इसको कभी इसके साथ आप ये चीज एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। क्रोमेटोग्राफी इंक्स के साथ जब आप करोगी तो आपको पता चलेगा कि वो खाली ब्लैक इंक नहीं है, अलग अलग तरह की इंक्स जो है वो मिक्स टुगेदर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, फिल्टर पेपर पे ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जाता है। फिल्टर पेपर एक स्पेशल तरीके का पेपर होता है, और उस पे ये एक्सपेरिमेंट, जो फिल्टर पेपर जो हमने अभी जिससे फिल्ट्रेशन की थी ना, जो लिक्विड जो है अपने थ्रू पास करने की कैपेसिटी रखता है और जिसने कर लिया था, वो पेपर जो होता है वो फिल्टर पेपर कहलाता है। और ये हमारा यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज हम वही वाला करेंगे। तो होता क्या है कि आप जो है फिल्टर पेपर लोगी और उस पे एक लाइन बना दो, और लाइन जो है वो आप पेंसिल से बनाओगी, पेन से नहीं बनाओगी। यहाँ पे बिल्कुल नीचे नहीं बनाओगी, थोड़ा नीचे बनाओगी। ठीक है। यहाँ पे ये लाइन जब आप बनाओगी ना, इस लाइन को बेस लाइन बोला जाता है। इस लाइन को हम बेस लाइन बोलते हैं। ये बेस लाइन बनाने के बाद आप अगर इंक ले रही है कोई सी भी, तो आप इंक लोगी और आप एक ड्रॉप यहाँ पे प्लेस कर दोगी। अब प्लेस करने के बाद क्या करोगी, आप बीकर लोगी और उसमें जो है किसी भी तरीके का सॉल्वेंट लोगी, किसी भी तरीके का तो नहीं, बट हर एक्सपेरिमेंट का स्पेसिफिक सॉल्वेंट होता है। तो आप कोई भी सूटेबल सॉल्वेंट, आपसे टेस्ट नहीं करेंगे, नाम नहीं पूछेंगे, बट आप कोई भी सूटेबल सॉल्वेंट जो है वो यूज कर सकती हो। आप उसको बीकर में डालोगी। ठीक है। और आप क्या करोगी कि ये जो फिल्टर पेपर है ना, जिसमें आपने इंक बेस लाइन बना के उस पर इंक का एक ड्रॉप डाला था, वो आप बिल्कुल डिप नहीं कर दोगी, आप उसको हैंग कर दोगी। आप हैंग कैसे कर सकती हो, आप एक स्टिक लोगी और स्टिक से इसको रोल करोगी थोड़ा सा ऊपर से, और जो है बीकर के ऊपर उसको सस्पेंड कर दोगी। इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए फिल्टर पेपर, और बीकर इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि जब आप सस्पेंड कर रही हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बिल्कुल नीचे तक पहुंच रहा है। नहीं, आपकी बेस लाइन टच नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट से। ये बेस लाइन से नीचे बस फॉर एग्जांपल सिर्फ यहाँ तक जो है आपका सॉल्वेंट, आपका फिल्टर पेपर इमर्स होना चाहिए सॉल्वेंट में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है स्लोली जो आपका सॉल्वेंट है वो खुद ही ट्रैवल करेगा अपवर्ड्स। जैसे टिश्यू वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, इसी तरीके से ये भी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। यहाँ जब एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो ब्लैक इंक में जितनी भी इंक्स मिक्स टुगेदर होंगी वो यहाँ पे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से ये समझ लो, जैसे ये ब्लैक इंक थी, अब यहाँ पे सॉल्वेंट ट्रेवल करता गया करता गया करता गया, तो ये पर्पल आ गई, ग्रीन आ गई, रेड आ गई। सपोज कि वो इसमें ब्लैक इंक में ये 3 मिक्स थी। आई समझ? इंक जो है वो बीकर में ऐड नहीं करती आप, इंक जो है वो फिल्टर पेपर पे ऐड होगी। इंक बीकर में ऐड नहीं होगी, इंक जो है वो फिल्टर पेपर पे ऐड होगी। वही मैं बता रही थी कि देखो आप फिल्टर पेपर लोगी, सिंपल सा पेपर की तरह ही होता है। पेपर आप लोगी, यहाँ पे आप जो है एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगी, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इंक का एक ड्रॉप जो है वो लाइन पे आप डाल दोगी इस तरीके से।
अब आप इस फिल्टर पेपर को इस तरीके से इस बीकर में डालोगी कि जो सॉल्वेंट है आपका वो इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, वो इंक के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा डायरेक्टली। सही है। वो यहाँ पे नीचे जो जगह थी, इसीलिए मैंने बोला था कि बिल्कुल नीचे नहीं बनाओगे, आप थोड़ी जगह छोड़ के बेस लाइन बनाओगे। तो जगह छोड़ने की वजह ही यही थी कि जो ये रेस्ट ऑफ द स्पेस है यहाँ पे आपका सॉल्वेंट आ जाएगा, क्योंकि हमें किसी तरीके से इसको कांटेक्ट में लाना है सॉल्वेंट के। तो हम इसको फुली इमर्स नहीं करेंगे, पार्शियली इमर्स करेंगे, इतना इमर्स करेंगे कि ये जो है हमारी बेस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, उससे कम जो है इमर्स होगा आपका फिल्टर पेपर। समझ आ गई? सही है। अच्छा जी, अब इसमें हमारा आता है आर एफ वैल्यू। हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कि रिटेंशन फैक्टर जो है, आर एफ वैल्यू होता है रिटेंशन फैक्टर, वो कितना है। क्योंकि ये रिटेंशन फैक्टर यहाँ पे इंक में तो इसका कोई इतना डायरेक्टली काम नहीं है, लेकिन जब हम अमाइनो एसिड्स के सैंपल्स को एसेस कर रहे होते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट का, इस चीज का रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करती हूँ ना, तो फिर मुझे अगर ये हमारी अमाइनो एसिड थी फॉर एग्जांपल, ये हमारा अमाइनो एसिड था और मैंने इसका रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट किया। अब मुझे रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करने का क्या एडवांटेज होगा? मुझे ये एडवांटेज होगा कि जो सारी अमाइनो एसिड्स थे ना, उनका गूगल पे या हर जगह बेसिकली एक रिकॉर्ड बना हुआ है जहाँ पे नाम आएगा उस अमाइनो एसिड का और उसके साथ रिटेंशन फैक्टर आ जाएगा उस सॉल्वेंट में। ठीक है। तो अब जो है मुझे इसका नाम तो नहीं पता, बट मुझे इसका रिटेंशन फैक्टर पता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी गूगल पे, मैं देखूंगी कि किस अमाइनो एसिड का रिटेंशन फैक्टर ये था। जिसका भी होगा मेरे पास वही अमाइनो एसिड जो है वो वही वाला होगा। सही है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लोकेटिंग एजेंट। अच्छा, लोकेटिंग एजेंट से पहले ना एक मिनट मैं चाह रही थी आप, हाँ जी, यहाँ से रीडिंग शुरू करो पेपर क्रोमेटोग्राफी से। Paper chromatography. This method can be used for example. For example, you could use it to find number one. Place a drop of black ink in the center of some filter paper. Let it dry, then add 3 or 4 more drops on the page. Now drip water onto the tip. One drop slowly spread out and separate the edges. Suppose there are 3 rings, yellow, red, and blue. This shows that the 3 dyes colored yellow, red, and blue. The dyes in the ink have different solubilities in water, so they travel across the paper at rate. The more soluble one travels faster. This is why they separate into rings. The filtered paper with the colored rings is called a chromatograph. Chroma हाँ means जी, color. एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी हुई है ना, वो सर्कुलर फॉर्म्स में हुई है, एक्चुअल में सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती। और यहाँ पे जो वाटर है वो भी बीच से डाला गया है। जो आपकी एक्चुअल रियल लाइफ क्रोमेटोग्राफी होती है ना, वो बेस जो यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है ना, इस तरीके से होती है कि आप जो उसको सबमर्ज कर लेते हो सॉल्वेंट में और फिर वो ट्रैवल अपवर्ड्स करता है। बट इस तरीके से भी अगर आपको दें तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से जहां से भी है उनको स्प्रेड आउट करनी है बस। ठीक है, पढ़ो। Dyes in the paper chromatography can also be used to identify substances, for example, which share X spots to contain substances A, B, C, and D, which are all soluble in propane. You could check the mixture like this. 1. Prepare concentrated solutions of X, A, B, C, and D. In propane, place a spot of each along a line and on the label stand the paper in a little propane in a covered cloth. Stands the solvent rises up the paper. While it's near the top, remove the paper. X has separated into 3 spots. 2 are the same height as A and B, so X must contain substances A and B. Does it also contain C and D?
अच्छा जी, का क्या मतलब है? डज इट ऑल्सो कंटेन सी एंड डी? हम्म, एग्जैक्टली सब्सटेंस सी नहीं है बट सब्सटेंस डी है, आपको कैसे पता? हाँ, सी का जो है वो ग्रीन कलर आया और वो एक्स में नहीं है, और डी का जो पिंक कलर है वो एक्स में है और सेम लेवल में है। इसका मतलब कि एक्स जो है वो मिक्सचर ए बी और डी का है। और अच्छा, यहाँ पे हमें ए बी सी और डी के बारे में क्या पता चलता है, क्योंकि उसकी एक एक इंक ही निकली है ना, एक सब्सटेंस आया है, तो इस हमें क्या पता चलता है ए बी सी और डी के बारे में? नहीं, हमें ये पता चलता है कि ये प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि उनमें खाली एक ही चीज आई, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। अगर इम्प्योरिटी होती तो वो भी सेपरेट हो चुकी होती। तो ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं ए बी सी और डी, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही तरीके का सब्सटेंस है। सही है। अच्छा, इसके बाद नोट दैट यू मस्ट यूज अ पेंसिल टू ड्रॉ द लाइन ऑन द chromatography पेपर। इफ यू यूज बैरो और फेल्ट टिप पेन द इंक विल रन। हम यहाँ पे इंक को ही सेपरेट करें, अगर हम लाइन भी वो उससे जो बेस लाइन है वो भी हम इंक से बना देंगे, तो फिर वो भी उसकी भी क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी और हमें बेस लाइन का नहीं पता चलेगा। ये बेस लाइन ड्रॉ करने का एक पर्पस है, वो आपको आगे जाके अभी बताऊंगी मैं। पढ़ो। Our paper chromatography depends on how the substances in a mixture interact with the chromatograph. These colored dots represent a mixture of two substances. The mixture is dissolved in a suitable solvent. The two substances travel over the paper at different speeds because of the different solubilities in the solvent until they get completely separated from each other. Now you can identify the substances and even collect them. हम्म। The more soluble a substance is in the solvent, the further the travel up the chromatography. Making use of paper chromatography. You can use a paper chromatography to identify a substance, separate mixtures of substances, verify a substance by separating it from its impurities. Example, identify substances in a colorless mix. On page 23, paper chromatography was used to identify colored substances. Now for a bigger challenge. Test tube A till E on the right below contains 5 colorless solutions of amino acids dissolved in water. Solution in A contains several amino acids. The other solutions contain just one each. The task is to identify all the amino acids in E and A till E. Number one, place a spot of each solution along a line drawn in slotted chromatographic paper as shown. The purpose of the slots is to keep the sample separate. Label each spot in pencil at the top of the paper. ये देखो इस तरीके से इन्होंने स्लॉट्स बना दिए, स्लॉट्स यानी काट दिया है बीच में से। तो नेसेसरी नहीं होता वैसे काटना, बट और टू बी ऑन द सेफ साइड काट दिया, और इसलिए काटा है ताकि जो सब्सटेंसेस हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं, वो आपस में मिक्स टुगेदर नहीं हो। ठीक है, आगे पढ़ो। Place a suitable solvent in the bottom of the beaker for amino acids. A mixture of water, ethanoic acid, and butanol is suitable. Roll the chromatographic paper into a cylinder and place it in the beaker. Cover the beaker. Solvent rises up the paper when it has almost reached the top. Remove the paper. Mark a line in pencil on it to show where the solvent is. You can't tell where the amino acids are because they are colorless. Put the paper in an oven to dry. Next, spray it with lubricating agent to make the amino acids show up. Menhydrin is a good choice. Use it in a fume cupboard. After spraying, heat the paper in the oven for 10 minutes. The spots turn purple, so now you have a proper chromatograph. Mark a pencil dot at the center of each spot. Measure from the baseline to each dot and to the line showing the final solvent level.
Now work out the RF value of each amino acid like this. RF value equals the distance moved by amino acid over distance. Finally, look up RF tables to identify the part of an RF table for the solvent you use is shown in the right. It's shown on the right. The method works because the RF value of a compound is always the same for a given solvent and with the same condition. आगे बात समझ। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें अलग हैं। एक तो जो नॉर्मल सी क्रोमेटोग्राफी थी, मैंने अभी जो आपको समझाई थी, वो कलर थी। यहाँ पे जो है ये अमीनो एसिड्स हैं और वो कलरलेस होते हैं। अब कलरलेस के मिक्सचर्स हैं, उनको सेपरेट क्या हुआ है ये देखो इस तरीके से। ए को देखो, ए में जो है 3 तरह के अमीनो एसिड्स थे, बी सी डी ई, ये प्योर सब्सटेंसेस थे आपके। बट ए जो है, ए में 3 डिफरेंट अमीनो एसिड्स थे। और आपने क्या किया, आपने बेस लाइन ड्रॉ की और बेस लाइन पे जो है सारे ए बी सी डी ई के सैंपल्स आपने पुट कर दिया। उसके बाद उसको सुटेबल सॉल्वेंट में फिल किया बीकर को और उसको रख दिया इस तरीके से कि बेस लाइन टच नहीं हो। फिर उसके बाद आपका सॉल्वेंट अपवर्ड्स ट्रैवल किया, ठीक है, और जो जितना सोल्यूबल था उतना वो ऊपर गया। ये जो सबसे सोल्यूबल है वो ये वाला होगा। इसके बाद क्या किया आपने, जितना भी सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया होगा ना, वो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा क्योंकि फिल्टर पेपर का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। जैसे टिश्यू एब्जॉर्ब करके अपना स्लाइटली कलर नहीं चेंज कर देता है, इसी तरीके से फिल्टर पेपर भी वाटर एब्जॉर्ब करके अपना, वाटर तो नहीं, सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करके अपना कलर स्लाइटली चेंज कर देगा। तो जब आप उसको निकालोगी तो आप फौरन उसको ड्राई नहीं होने दोगी और फौरन ही जो सॉल्वेंट का लेवल होगा वहां पे एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लोगी। क्योंकि एक दफा ये ड्राई हो गया फिर आपको कलर चेंज पता ही नहीं चलेगा, वो ओरिजिनल अपने कलर पे वापस आ जाएगा। तो निकालते के साथ ही आप जो है बिल्कुल जो उसकी फिनिश लाइन होगी वो आप पेंसिल से ड्रॉ कर लोगी। अच्छा, और क्योंकि अमीनो एसिड से और कलरलेस थे तो अब जो है आप इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दोगी, उसके बाद लुकेटिंग एजेंट यूज करोगी। The purpose of the locating agent is to locate the colorless compounds जो सेपरेट हो गए थे हमारे क्रोमेटोग्राम पर। अच्छा, जिस जिस पेपर पे, फिल्टर पेपर पर क्रोमेटोग्राफी हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी, उसको हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। जहाँ पे चीजें सेपरेट हो चुकी होंगी वो क्रोमेटोग्राम कहलाएगा। तो अब जो है आप क्रोमेटोग्राम पे लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करोगी तो जो चीजें आपकी कलरलेस सब्सटेंसेस है वो अपीयर हो जाएंगे। और जैसे ही वो अपीयर होंगे आप जो है उनका आरएफ वैल्यू फाइंड करोगी। आरएफ वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, डिस्टेंस मूव बाय अमीनो एसिड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट। डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट, ये जो ऊपर तक लाइन गई है यहाँ तक, ये आपकी डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट होगी। और डिस्टेंस मूव बाय अमीनो एसिड, अच्छा आप स्टार्ट कहाँ से करोगी, आप फिल्टर पेपर के स्टार्ट से नहीं मेजरमेंट स्टार्ट करोगी, आप बेस लाइन से स्टार्ट करोगी। बेस लाइन से लेके सॉल्वेंट तक और बेस लाइन से लेके आपका अमीनो एसिड का। बेस लाइन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे, सॉल्वेंट तो बिल्कुल नीचे से था। नहीं, देखो इवन दो सॉल्वेंट बिल्कुल नीचे से था, बट जो आपका सॉल्यूशन था, जो अमीनो एसिड्स थे या जो आप सब्सटेंस जिसको भी सेपरेट कर रही थी, वो तो बेस लाइन पे थी ना। तो जिस पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन कांटेक्ट में आएगा सॉल्वेंट से, आप उस पॉइंट से मेजरमेंट स्टार्ट करोगी जो कि बेस लाइन था। इसलिए जितनी भी मेजरमेंट स्टार्ट होंगी वो हमेशा बेस लाइन से स्टार्ट होंगी। आरएफ वैल्यू के लिए बेस लाइन से लेके अमीनो एसिड तक डिवाइडेड बाय बेस लाइन से लेके जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट तक, ये डिवाइड कर लोगी, आपके पास आरएफ वैल्यू आ जाएगी। आरएफ वैल्यू आ जाएंगी तो आप टेबल आपको गिवन होगा और अब बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अमीनो एसिड है कौन सा। आगे समझ। इसी के साथ हमारा ये सेपरेटिंग टेक्निक्स भी फिनिश हो गया चैप्टर।